सो हेलो दोस्तों, तो जैसे कि अभी हमने नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम का 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें कि आपको हम नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी दिया हुआ है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। उसके से इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं और जैसे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर में बात किए हैं। ये सभी जो हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमको पता होना ज़रूरी है। आपको ये सभी चीज़ें पता होना ज़रूरी है अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो। अब ये सभी चीज़ें अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले 2 लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं और अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे आगे आज के हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। आप पिछला 2 लेक्चर ज़रूर ही देख लें ताकि आपको, जैसे वीडियो अगर आप सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। वरना अगर आपको ये सभी चीज़ें आती हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर्स को जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आपके सामने मैं बता दूँ कि जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो नंबर्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है डेसिमल नंबर्स, 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका नॉन डेसिमल, ठीक है, नॉन डेसिमल, और एक होता है डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल, और एक होता है डेसिमल नंबर, ठीक है। उसके बाद से जब हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर को भी फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है डेसिमल में आपका आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 भाग में जाता है। एक होता है रेकरिंग एंड एक होता है नॉन रेकरिंग, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन रेकरिंग। तो जब भी हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो ये देखिए, ये पूरा निचोड़ हो गया नंबर सिस्टम का। मतलब ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। मतलब हमने पिछले दो लेक्चर में जो बात किए हुए हैं वो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमने बात किया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दें कि ये जो नंबर के बारे में जब पढ़ते हैं तो 2 तरह के नंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं नॉन डेसिमल, एक तो होते हैं डेसिमल, ठीक है। तो नॉन डेसिमल जैसे कि मान लीजिए 0, 1, 2, 3, तो ये सभी यहाँ से लेकर के इन्फिनाइट तक अगर आप जाते हैं तो नॉन डेसिमल हो जाता है, या फिर अगर आप माइनस में भी जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए नॉन डेसिमल नंबर। अब इसी में नॉन डेसिमल नंबर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। नॉन डेसिमल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, राइट, और रेशनल नंबर वगैरह, ये सभी चीज़ें, रेशनल नंबर नहीं, मतलब नॉन डेसिमल नंबर में यही सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो कि नॉन डेसिमल होती हैं। मतलब ये सभी चीज़ें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने तो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आता है डेसिमल नंबर जिसको कि मतलब पॉइंट में जो आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर जो है वो पूरा परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता है, वो पॉइंट में, मतलब उस पॉइंट के बाद समथिंग आंसर आता है उसका, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। तो जैसे कि अब डेसिमल वाले की बात करें, जैसे कि डेसिमल नंबर्स कैसे हो गए, जैसे कि मान लीजिए 2.5, 3.6, ठीक है, 1.5, तो ये सभी जो नंबर्स हो गए वो डेसिमल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में 2 तरह के, नॉन डेसिमल, डेसिमल, और डेसिमल 2 तरह के हो जाते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल्स दूं तो मान लीजिए 1/2, ठीक है, 1/2 क्या है, टर्मिनेटिंग है या कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि 1/2 को अगर जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट हो जाता है, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है, भले ही वो पॉइंट के बाद हो, डेसिमल के बाद हो, लेकिन ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास आ जाता है जैसे कि 5/2, ये भी टर्मिनेट हो जाता है, 5/2, तो 2.5 बार में ये भी टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, 1.4 ले सकते हैं। ये सभी नंबर्स क्या हैं, ये सभी जो हैं ये टर्मिनेटिंग है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो कि मतलब टर्मिनेट हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है, भले ही पॉइंट के 1-2 बार हों। अब देखिए, अब ये टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग में यही है कि भाग देने के बाद, यानी कि जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है, भले ही वो पॉइंट में हो रहा है, डेसिमल में उसका आंसर आ रहा है डिवाइड करने के बाद, लेकिन पूरी तरीके से डिविजिबल तो हो जा रहा है ना। इसके बाद अब कुछ तो आगे नहीं ना आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 को 2 से आप भाग देते हैं, ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, 10 आ गया, तो 2 पच्चे 10, ठीक है, 2 पच्चे 10, यानी कि अभी पूरी तरीके से कट गया, यहाँ पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। अब इसके आगे फर्दर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहीं पे टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो कि टर्मिनेट नहीं होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स अगर हम दें तो एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं 1/3, ठीक है। 1/3 का अगर आप एग्जाम्पल्स लेते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग में 0.3333 डॉट 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 ऐसे मतलब चलते जाता है, ठीक है। जितना आगे डिवाइड करते जाएंगे उतना आगे चलते जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है जैसे कि 1/6, राइट, 1/6, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 0.1666, तो ये क्या है, 6 जो है बार बार रिपीट होते जा रहा है। अब जितना आगे आप कैलकुलेशन करते जाएंगे वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इसी में आप ले लीजिए कि 22/7 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी रिपीटिंग होगा, ठीक है, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, सॉरी, हाँ, मतलब वही टर्मिनेट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे कि 3.14 हो गया, 1428, पता नहीं यहाँ पे दिखाई देता होगा कि नहीं, इसको हम इधर साइड में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हम दें, जैसे कि पाई का जो, सॉरी पाई नहीं, मतलब 22/7 का अगर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.142857, ठीक है। अभी यही चीज़ आगे अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो यही चीज़ रिपीट करते जाएगा, यानी कि टर्मिनेट होगा ही नहीं। जितना हम आगे डिवाइड करते जाएंगे उतना आगे डिवाइड होते जाएगा, ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। फाइनली जैसे कि यहाँ पर कट जा रहा है ना, तो फाइनली जैसे यहाँ पर कट जा रहा है तो उस तरीके से यहाँ पर फाइनली ये नहीं डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 3/2, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जैसे कि 3/2 नॉन टर्मिनेटिंग, 1 पॉइंट नहीं, ये तो टर्मिनेट हो जाएगा ना, 2/3, सॉरी, हाँ, 2/3, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि 0.6666, इस तरीके से ये सभी चीज़ें चलती जाएंगी, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब हमने सीख लिया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, टर्मिनेटिंग वो चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड करने पर कट जाते हैं। डेसिमल के बाद ही भले वो डिवाइड हो पूरी तरीके से, लेकिन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें पूरा आगे आपको डिवाइड करते जाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, एक निश्चित समय के बाद वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो ये सभी है टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जो नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सॉरी जो फ्रैक्शन में है, तो ये डिवाइड करने पर मतलब पूरी तरीके से टर्मिनेट ही नहीं होता है, कटता ही नहीं है पूरी तरीके से। उसको जितना डिवाइड करते जाएंगे वो आगे प्रोसीड होते जाएगा वैसे ही, ठीक है, वैसे ही। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन डेसिमल भी हमने पढ़ लिया और डेसिमल के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है रेकरिंग एंड एक होता है नॉन रेकरिंग, राइट। तो रेकरिंग क्या होता है, नॉन रेकरिंग क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो तो टर्मिनेट तो होगा नहीं, ठीक है, टर्मिनेट तो होगा नहीं, बट क्या होगा कि डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद जो अंक आएगा, पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो रिपीट करेगा एक निश्चित पैटर्न पर, एक सर्टेन पैटर्न पर क्या होगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो रेकरिंग में यही होता है। जैसे कि हम यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, तो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है ही, मतलब रेकरिंग के लिए जब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझिए हम रेकरिंग का मतलब कहें क्या है, पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए, रेकरिंग का मतलब होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस को, जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है कि
पॉइंट के बाद मतलब एक ही सेम पैटर्न में नंबर्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है, नंबर्स रिपीट होते हैं और टर्मिनेट तो होते ही नहीं है, बट क्या होते हैं, सेम पैटर्न में रिपीट होते हैं। और नॉन रिकरिंग में क्या होता है, टर्मिनेट तो होता भी नहीं है और उस पर से क्या होता है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आता जाएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें अलग अलग नंबर आता है, इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद सेम ही नंबर्स या पैटर्न उसका रिपीट करते हैं। जैसे कि इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिएगा 1/3 हो गया, ठीक है। तो 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ऐसे ही जितना बार सॉल्व करेंगे उतना बार आते जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 0.3 बार लगा देते हैं, यानी कि ये जो 3 है पॉइंट के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया रेकरिंग हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 2/3 है, तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो 0.6666 ऐसे ही ये चीज़ें रिपीट करती जाएंगी, जितना बार आप डिवाइड करेंगे उतना बार। तो ये सभी चीज़ें जो हैं रिपीट कर रही हैं, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देगा तो हम इधर साइड में इसका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जैसे कि एक और आ जाता है कि बात करते हैं 22/7, ठीक है। 22/7 को भी आप देखेंगे तो ये जैसे कि 3.14 और 2857 इतना बार में तो ये कट जाएगा, सॉरी मतलब यही पैटर्न अब आगे आप डिवाइड करेंगे ना तो यही पैटर्न रिपीट करता जाएगा। फिर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यही पैटर्न जो है वो रिपीट करता जाएगा जब हम 22/7 से डिवाइड करते हैं। तो 22/7 को जब हम मतलब 22 से 7 को डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर हो गया वो क्या हो गया सर, रेकरिंग नंबर हो गया हमारा। रेकरिंग नंबर यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है वही नंबर, ठीक है। नॉन रेकरिंग में क्या होता है, नॉन रेकरिंग में जैसे कि अब डिवाइड करने के बाद सेम पैटर्न रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि आपको एक चीज़ बताया गया है, हम बाद में बताते हैं, पहले देखिए √2 हो गया, इसमें आ जाता है नॉन रेकरिंग में, जो कि रेकरिंग नहीं करता। आप √2 का वैल्यू देखिएगा ना तो पॉइंट में तो आएगा ही, पॉइंट में तो आएगा 1.41 और इस तरीके से अगर आप आगे भी डिवाइड करेंगे ना तो √2 का जो वैल्यू है अगर जितना आगे डिवाइड करते जाएंगे तो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या था, पॉइंट के बाद सेम नंबर्स मिल रहे थे, रिपीट हो रहे थे, और इसमें पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक। तो जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से √5 हो गया, इस तरीके से आप ले सकते हैं। एक और मज़े की बात आपको बताते हैं कि नॉन रेकरिंग में जैसे कि अगर आप पाई का वैल्यू लेंगे, पाई का वैल्यू जब आप लेंगे तो 22/7 तो होता ही है, लेकिन जब आप पाई का वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे ना तो वो भी नॉन रेकरिंग होता है, यानी कि 3.142857 इसके बाद से डिफरेंट नंबर आते जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसके बाद जैसे कि 22/7 में ये पैटर्न रिपीट हुआ है, 22/7 में ये पैटर्न रिपीट हुआ है तो इसमें भी जैसे कि आपका पाई का वैल्यू में ये पैटर्न रिपीट हो, नहीं, पाई का वैल्यू में ये पैटर्न रिपीट नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये चीज़ें सॉल्व की गई हैं मैथमेटिशियंस के द्वारा कि जो पाई का वैल्यू है वो वेरीड करता है, जैसे कि जितना बार अगर आप डिवाइड करेंगे फर्दर आगे तो वो ये सभी चीज़ें क्या होगी, मतलब वेरीड करते जाएंगी, पॉइंट के बाद अलग अलग डिफरेंट नंबर आते जाएंगे, ठीक है, पाई का वैल्यू। तो यही कारण है कि पाई को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, और 22/7 को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आया कि देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि पाई को क्यों इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन रेकरिंग होता है। नॉन रेकरिंग का मतलब ये होता है कि पाई का वैल्यू जो होता है अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, राइट, हम मानते हैं 22/7 होता है। अगर आप उसको 22/7 को पाई का वैल्यू में जब आप पाई का वैल्यू जो है उसको अगर आप फर्दर हम डिवाइड करते हैं पाई का वैल्यू, तो वो क्या होता है, पाई का वैल्यू तो वेरीड करते जाता है, पाई का वैल्यू वेरीड करते जाता है पॉइंट के बाद अगर हम डिवाइड करते हैं। तो यही कारण है कि पाई जो है वो नॉन रेकरिंग है और इरेशनल नंबर है, और 22/7 रैशनल नंबर है। 22/7 में सर जी क्या होता है कि ये पैटर्न रिपीट करता है, 1 4 2 8 5 7 ये पैटर्न रिपीट करता है, और जबकि इसमें जो है ये पैटर्न रिपीट बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके कारण पाई का जो है वो मतलब पाई जो है वो इरेशनल नंबर हो गया और 22/7 रैशनल नंबर हो गया। एक मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे कि स्टार डाल के कि पाई इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, पाई इज अ
irrational, pi is a irrational but 22/7 इज रेशनल, सॉरी 22/7 इज अ रेशनल। ठीक है, पाई जो होता है वो इरेशनल होता है और 22/7 जो होता है वो रेशनल होता है। तो इतना चीज़ें आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी कि रेकरिंग क्या होता है, नॉन रेकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, नॉन डेसिमल, ये सभी चीज़ें नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं। और बहुत से बच्चों को ये सभी चीज़ें कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, रेकरिंग मतलब क्या होता है। तो आई होप सारा चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार फिर से ओवरव्यू दे देते हैं, शॉर्ट में आपको रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर्स जो होता है दो तरह का होता है, एक नॉन डेसिमल होता है, एक डेसिमल होता है। तो नॉन डेसिमल में जैसे कि हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह ये सभी पढ़ते हैं इसमें, तो क्या आते हैं वो हमारे नॉन डेसिमल में आते हैं। डेसिमल में हम पढ़ते हैं जैसे 0.5, 0.6, 2.5, 3.6, 1.5, तो ये सभी डेसिमल में, मतलब पॉइंट में जो नंबर्स आते हैं ना, पॉइंट्स में जो आते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब डेसिमल को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक हो जाता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, भले ही पॉइंट के बाद भी पूरी तरीके से मतलब एक समय के बाद वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, वो उसको पूरा लंबा प्रोसेस इसमें नहीं चलता है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। जैसे कि 1/2 का वैल्यू हो गया 0.5, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5/2 का वैल्यू होगा 2.5, 1/5 ये भी टर्मिनेटिंग है, 1/4 ये भी टर्मिनेटिंग है, 0.25 आएगा, इसका 0.20 आएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है वो टर्मिनेटिंग है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड करने के बाद पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग जो कि डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट नहीं हो, चलता जाए, जितना बार डिवाइड करेंगे आप उतना बार चलते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जब बात करते हैं तो दो तरह का होता है, रेकरिंग होता है एंड नॉन रेकरिंग होता है। ठीक, अब रेकरिंग में जैसे कि 1/3 हो गया, तो ये दोबारा 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो सेम पैटर्न रिपीट करेगा, 3 पॉइंट के बाद 3 रिपीट करते जाएगा। अब जैसे 2/3 का अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.6666 ऐसे 6 जो है वो रिपीट करता जाता है। ठीक वैसे ही 22/7 हो गया, 22/7 में ये जो है सेम पैटर्न पर रिपीट करता जाता है। ठीक है, और तब उसके बाद पढ़ते हैं नॉन रेकरिंग में जो होता है ये पैटर्न रिपीट नहीं करता है, डिफरेंट नंबर्स आते हैं इसके बाद डिफरेंस नंबर आ सकते हैं, एनी चीज़ जैसे कि मान लीजिए 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके बाद। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटली अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, और जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी नॉन रेकरिंग हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हो गया, नॉन रेकरिंग हो गया, और बाकी ये हो गया रेकरिंग। तो इस नंबर सिस्टम जब पढ़े तो इससे हमको एक चीज़ ये पता चल गया है कि पाई इज अ इरेशनल बट 22/7 इज अ रेशनल। ठीक है, एक और चीज़ें आपको हम बता दें कि जितने भी नॉन रेकरिंग नंबर्स हैं, आपको बता दें कि नॉन रेकरिंग जो नॉन रेकरिंग नंबर्स है ना, ये क्या है, ये जो नॉन रेकरिंग नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है। बाकी जितने भी नंबर हैं वो रेशनल होंगे, ये नॉन रेकरिंग ये क्या होंगे, ये इरेशनल होंगे। ठीक है, इरेशनल होंगे। पाई भी तो नॉन रेकरिंग था, तो ये इरेशनल हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने सीखा कि ये जो नंबर है मतलब नॉन रेकरिंग वाला, ये हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ें चाहे रेकरिंग हो, चाहे टर्मिनेटिंग हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे अगर बात करते हैं कि नॉन डेसिमल हो, ये सभी क्या होंगे, इसको छोड़ के ये सभी चीज़ें क्या होंगी, ये सभी जो है वो रेशनल होगा, और बाकी ये एक केवल इरेशनल होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये सभी चीज़ें पता चल गई होंगी कि नंबर सिस्टम में ये जो चीज़ें हैं क्या हैं, राइट। तो दोस्तों आगे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नंबर्स। अब नंबर से कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जब भी हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड हमें एग्जाम्स में कुछ सवाल पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, उसके ऐसे सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नंबर, उसके ऐसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ इन फर्स्ट इन नेचुरल नंबर।
ठीक है। तो नेचुरल नंबर का यानी कि जैसे कि जो शुरुआती जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका क्यूब भी पूछ सकता है, क्यूब का सम पूछ सकता है, स्क्वायर का सम पूछ सकता है, उस नंबर का सम पूछ सकता है, और इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर का, इन सभी का सम पूछ सकता है। तो इन सभी के बारे में जो फॉर्मूला होता है उसको हमको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि हमें जानना भी चाहिए। तो अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ देता है सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, और n क्या हो गया यहाँ पे, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर्स, इन इवन नंबर्स का सम क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, हम बताते हैं कैसे। देखिए आपको याद बस इसको रखना है, ठीक है, याद बस इसको रखना है और इसको रखना है, ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इसका फार्मूला ये हो गया। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर का सम बोलता है तो उसको आपको निकालना है n स्क्वायर। उसके बाद पूछा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ये फार्मूला जो हो गया वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद ये फार्मूला आता है, तो इसको आपको लिखना है। इसका भी जैसे कि इसका याद करने का तरीका ये है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, तो आपको बस इसी का फार्मूला रख करके और इसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका आपको कर देना है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि याद कैसे रखना है। तो देखिए आप केवल याद रखिए बस इसको, केवल याद रखिए बस इसको, और याद रखिए इसको। बाकी ये तीनों का हम ट्रिक बता देते हैं कैसे याद रखिएगा। देखिए पहले बोला है सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, तो इसका आपको याद रखना है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नंबर का सम पूछ रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये जो इवन नंबर दे रहा है ना, तो ये इवन नंबर को हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर का सम हो जाएगा, फर्स्ट एन इवन नंबर का सम हो जाएगा। ये ट्रिक है बस याद करने के लिए कि पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, तो आपको अगर ये फार्मूला याद है तो इसमें से केवल इवन नंबर को हटा दीजिए, ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, अब फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए इसमें से ये ऑड नंबर हटा दीजिए, तो n इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑड नंबर आप इसमें से यहाँ से हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। अब बाकी अगर क्यूब का याद रखने का तरीका बताए दिए, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसका फार्मूला आपको याद है, तो यहाँ पर रखिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा क्यूब का सम आ जाएगा नेचुरल नंबर का, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बता दें कि n जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे n जो है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मतलब कितने नंबर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर जोड़ने को बोल दिया, 1 2 3 4 5 6, इतने नंबर को मान लीजिए जोड़ने को बोल दिया, ठीक है। ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को जोड़ने का फर्स्ट मान लीजिए बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट 6th नेचुरल नंबर, 6 पहले नेचुरल नंबर को उनका जोड़ किया होगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो आप क्या लेंगे 6, ठीक है। और 6 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए तो n का वैल्यू 6 रखेंगे, और फिर 6 + 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 3, 21 हो गया। तो 21 इसका सम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब n का वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यही होगा n का फार्मूला, मतलब n का वैल्यू। तो यहाँ पे जितने भी n जो हैं तो उनके जगह पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स लिखने हैं, यानी कि कितने संख्याएं जो है वो कितनी दी गई हैं, ठीक है। 10 दी गई हैं, शुरुआत में 10 संख्याओं का सम पूछ रही हैं, कि 50 संख्याओं का सम पूछ रही हैं, कि 80 संख्याओं का सम पूछ रही हैं, कि 16, कि 20, ऐसे जो n का वैल्यू है वो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब समझ गए, जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम ये तो फार्मूला आई होप आपको याद हो गया होगा, और याद हो जाना चाहिए। एक बार देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, एक बार देखिएगा तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो
और हम तो ट्रिक भी बता दिए हैं कि इसको याद रखने का तरीका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को n इंटू n प्लस 1/2। उसके बाद से अगर पूछ रहा है इवन नंबर का सम पूछ रहा है, फर्स्ट इवन नंबर का सम, तो यहाँ से इवन नंबर को उड़ा दीजिए, याद हो गया इसका भी। और ऑड नंबर का पूछ रहा है तो यहाँ से ऑड नंबर का उड़ा दीजिए, इवन नंबर का तो उड़ा ही है, ऑड नंबर का भी उड़ा दिए, तो n स्क्वायर हो जाएगा इसका, फिर इसका फॉर्मूला। और बाकी इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो इस तरह से ये सभी फार्मूलाज आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब फर्दर हमको क्वेश्चंस करने हैं, राइट। अब क्वेश्चंस करने हैं, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सो दोस्तों, अभी हमारे पास नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने फार्मूला किया उस पर भी करेंगे। तो पहले ये 2 बेसिक क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो अब इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 252, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर का सम पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि जो इवन नंबर होता है तो इसमें क्या होता है, 2 का अंतर होता है। इवन नंबर्स हम आपको बताए हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। इवन नंबर्स हम आपको बताए हैं 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स, यानी कि जो डिवाइड बाई 2 होते हैं, डिवाइडेड बाई 2, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये मतलब क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो आप देखिएगा कि इवन नंबर में अंतर कितना का है, 2 का अंतर है, ठीक है। इवन नंबर में 2 का अंतर है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे तो पता नहीं है कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा नहीं है। तो वो कौन से 3 ऐसे इवन नंबर हैं जिनका सम जो है 252 है, ठीक है। तो हमको नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कि बेसिक अप्रोच हमारा क्या रहता है कि x मान करके बनाएं, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट भी बनाने का तरीका समझेंगे, मतलब जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं ये भी समझेंगे और इसका बेसिक अप्रोच भी याद रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम बेसिक अप्रोच से चलते हैं कि जो एक इनिशियल बच्चा होता है, यानी कि जो शुरुआती में जो बच्चा फ्रेशर बच्चा होता है वो इसको कैसे अप्रोच करता है और इसको कैसे हैंडल कर सकता है, तो वहाँ से हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले मतलब इवन नंबर बोला है तो मान लेते हैं हम पहला इवन नंबर को हम मान लेते हैं x, ठीक है। पहला इवन नंबर को हमने x मान लिया और दूसरे इवन नंबर को हमने मान लिया x+2, तीसरे इवन नंबर को x+4। क्यों माना सर ऐसे, क्योंकि हमने आपको बताया नहीं है कि इवन नंबर में 2 का अंतर होता है, ठीक है। तो ये हमारे वो 3 इवन नंबर हो गए जिनका जो सम है वो कितना है, 252 है, ठीक है। जिनका जो सम है वो कितना है, 252 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x का अगर हमको वैल्यू निकालना होगा तो x, ठीक है, x+2 प्लस x+4 और इन सबका सम हम देखेंगे तो 252 आ गया, ठीक है। इन सबका सम अगर हम देखेंगे तो हमारा 252 आ जाता है, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो x + x 3x+6 इज इक्वल टू 252, ठीक है। तब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 246, क्योंकि 6 जा करके इधर माइनस हो गया तो 3x इज इक्वल टू 246, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसको कटाते हैं तो कितना मरतब में 8 3 के 24 और 3 दूना 6, तो 82 बार में कट जाएगा यहाँ पे। यानी कि हमको यहाँ पे जो x का वैल्यू मिला वो क्या मिला, x का जो यहाँ पे हमको वैल्यू मिला वो क्या मिला, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 82 रखते हैं तो यहाँ पे 84 हो जाएगा और 86 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको वो तीनों नंबर मिल गए जिनका सम 252 था। और वो नंबर कौन कौन से थे सर जी, तो वो थे 82, 84, 86। ये 3 ऐसे इवन नंबर हैं जिनका सम जो है वो 252 है, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं ना हुआ। हमने कैसे बनाया, हमने x माना, x पहला इवन नंबर x होगा, दूसरा x+2 क्योंकि इवन नंबर में 2 का अंतर होता है, तीसरा x+4 हो जाएगा। इसमें देखिए 2 का अंतर, इसमें देखिए 2 का अंतर, ठीक है। अब ये जो तीनों नंबर हैं इनका जो सम है 252 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो हमने भी क्या किया, इन तीनों का सम जो है वो 252 जोड़ दिया। तो हमको यहाँ पे मिल गया 3x+6 मिल गया और 3x इज इक्वल टू 246 मिल गया और 3 का वैल्यू यहाँ पे 82 आ गया। और इस तरह से x का वैल्यू 82 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे x की जगह पर
82 का मान रखेंगे तो हमारा ये जो दो नए दो ऑड नंबर नए दो इवन नंबर है वो भी हमको प्राप्त हो गए। और ये जो तीनों इवन नंबर हैं जिनका सम 252 है, तो यही वो तीनों इवन नंबर हैं जिनका सम 252 है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका मान लीजिए कि बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है उसको हम सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिएगा कि इसका बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है, इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको हमने बना लिया है, ठीक है। हम बस इसका बेसिक अप्रोच सीखने जा रहे हैं कि मतलब बेसिक अप्रोच तो सीख लिए, इसका मतलब जल्दी से कैसे करेंगे उसका हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, उतार लिए होंगे आप लोग, नहीं भी उतारेंगे तो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमको मतलब इवन नंबर निकालना है 3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचिए कि 3 इवन नंबर का, अब लगातार इवन नंबर बोल रहा है ना, तो 3 इवन नंबर का सम कितना 252 बोल रहा है। तो हम अगर सोचेंगे तो हम 252 है, अगर हम इसका एवरेज ले लेते हैं तो हमारा जो मिडिल वाला नंबर है वो आ जाएगा। तो 252 का अगर आप एवरेज लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 8 4 32, तो 84 जो है वो मिडिल वाला नंबर आ गया एवरेज। ये क्या हो गया आपका एवरेज हो गया, और यही जो होगा आपका मिडिल वाला टर्म होगा, मिडिल वाला इवन नंबर यही होगा, ठीक है, मिडिल वाला इवन नंबर यही होगा। यानी कि इसके पहले वाला जो इवन नंबर होगा वो 84 - 2 होगा, 84 - 2 होगा, और 84 - 2 यानी कि 82 होगा। और इसके बाद वाला इवन नंबर जो होगा वो 84 + 2 होगा यानी कि 86 होगा। यानी कि यही जो है वो 3 इवन नंबर हैं जो कि जिनका सम 252 है, 82, 84, 86, राइट। तो हमने क्या किया, इसका एवरेज निकाल दिया। अब आप लोग को एक छोटा सा ये चीज़ हम बता दें कि जब मान लीजिए कुछ टर्म्स दिया रहता है, मान लीजिए 8-10 नंबर दिए हैं, मान लीजिए कि कुछ नंबर्स दिए हैं, अगर उनका एवरेज निकालने को बोल रहा है, तो जब आप एवरेज निकालेंगे ना, तो जो मिडिल वाला टर्म है ना, एवरेज उसके बराबर आता है, ठीक है। मिडिल वाला टर्म है, एवरेज उसके बराबर आता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि 82, 84 और 86 को जोड़ा गया तो 252 आया, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ करके जब आप इसका एवरेज निकालेंगे ना तो 84 आएगा। 84 क्या है, मिडिल वाला टर्म है, तो 84 आएगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको एक एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जोड़ने के लिए बोल दिया यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपको सम करने के लिए बोल दिया, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोला कि इन 5 नंबरों का ये जो 5 नंबर है इनको जोड़ करके इनका एवरेज निकालो। तो देखिए इनका एवरेज जब आप निकालेंगे ना तो इनका एवरेज 3 आएगा। मिडिल टर्म वाला कौन है, इधर दो और बीच में 3, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 3 जो होगा वो यही होगा इसका एवरेज। नहीं विश्वास होता है तो दिखा देते हैं, 5 4 9 3 12, 12 और 3 15, तो 15 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गए, तो एवरेज कितना आ गया, 3 जो है उसका एवरेज आ गया, ठीक है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी भी नंबर्स, जो कोई भी नंबर्स जैसे ऐसे दिया रहता है तो उसका जब हम मिडिल टर्म निकालते हैं, मतलब जब उसका एवरेज निकालते हैं तो उसका मिडिल टर्म होता है, ठीक है। एवरेज निकालते हैं तो ये उसका मिडिल टर्म होता है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल्स लेते हैं, मान लीजिए आप 5 10 15 20 25, ठीक है। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो इसका मिडिल टर्म कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। इसका मिडिल टर्म जो है 15 है और इसका एवरेज भी यही होगा, ठीक है। इसका एवरेज भी इसका यही होगा, समझ में आया ना। मान लीजिए अब इसको आप जोड़ देंगे, 5 10 15 15 30 20 50 और 25 75, 75/5 करेंगे तो 15, यही तो इसका एवरेज आ गया सर, यही तो इसका एवरेज हो गया। 75 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 जो है इसका मिडिल टर्म है और यही इसका एवरेज भी हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हों उनका जो मिडिल टर्म होता है वो उसका एवरेज होता है, ठीक है। यही हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यही हम यहाँ पे दिमाग भी लगाए हैं कि जब 3 लगातार इवन नंबर का सम 252 है तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। एवरेज ले लेते हैं तो तीनों जो नंबर्स हो गए वो 84 84 84 हो गए। लेकिन हमको बोला है कि कॉन्सिक्यूटिव है तो एक को घटा दिए, 2 घटा दिए, एक को 2 बढ़ा दिए, तो ये जो हमको लगातार जो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है वो मिल गए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आप समझ गए। एक चीज़ ये समझिएगा कि यहाँ पे जो इवन नंबर्स हैं,
सॉरी यहाँ पे ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। टर्म्स कितने हैं? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स कितना है? 5 टर्म्स हैं। इसमें 5 टर्म्स हैं, n का वैल्यू 5 है, तो 5 क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो इसका एकदम मिडिल वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इवन नंबर होता, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 6 होते, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 6 होते, ठीक है। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ये तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 5 की जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कुल 6 होते, तो अब इसका एवरेज कैसे निकालते? अब हम इसका एवरेज देखिए, अब नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो गया ना, तो अब जो इसका एवरेज होगा 4 और इसका सम का आधा, यानी कि जो मिडिल टर्म्स हैं 3 और 4, 3 और 4 इसके इधर 2 इसके इधर 2, 3 और 4 यही दोनों मिडिल में है, तो इनका एवरेज होगा 3.5 होगा, इसका आधा होगा मिडिल टर्म का आधा, ठीक है। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं? टर्म्स जो है वो 6 हो गए, ठीक है। तो जब 6 टर्म्स हैं तो जो मिडिल वाले 2 टर्म्स हो गए उनका जोड़ करके आधा निकालते हैं, तो ये इनका एवरेज आएगा, ठीक है। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो गए तो मिडिल वाला ही होगा, जैसे कि 5 तक ही अगर होता तो हम बताए थे कि आपका 3 जो ही होगा, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसको अगर सम करेंगे तो इसका सम का एवरेज निकालेंगे तो इसका हमको एवरेज 3 आएगा। लेकिन जब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, यहाँ पर 5 है, इसलिए मिडिल टर्म आया। अब यहाँ पे 6 है तो इसका मिडिल टर्म 3 हो गया और 4 हो गया, तो इसका मिडिल टर्म जो है 3 और 4 हो गया, तो उसका आधा ये इसका एवरेज आएगा। नहीं विश्वास होता है तो हम इसको करके देखते हैं। 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21, ठीक है, 21 आ गया। और 21 बटा अगर आप 6 करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 3 से कटाएंगे तो 7 मरतबे, 3 से 2 मरतबे 3.5, ये इसका क्या हो गया? एवरेज आ गया, यही इसका एवरेज आ गया। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गए तो बीच का जो दो मिडिल में का जो एकदम 2 नंबर्स हैं उनका जोड़ करके आधा कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ टर्म्स का एवरेज मिल जाएगा, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनका एवरेज मिल जाएगा। और अगर ऑड नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जैसे कि 5 है, जैसे कि 11 है, तो 11 जो है वो 6 नंबर वाला मिडिल होगा। जैसे 21 है, 21 है तो 11 नंबर वाला मिडिल होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 51 है तो 26 नंबर वाला मिडिल होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 5 है तो 3 नंबर वाला मिडिल है, ठीक है। तो यही इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, और ये मेरा जो बताने का मतलब जो था ये कि आप इस चीज़ को समझ जाएं, तो ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक और अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी हम अभी हम जैसे कि एवरेज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बताएंगे तो इसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का बना करके डिटेल में डाल देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, यहाँ पर भी वही बोल दिया कि यहाँ पे 3 इवन नंबर को बोला था, यहाँ पे 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर को जोड़ता है तो 180 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलता है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का सम, स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट 82 है, और लार्जेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट क्या है? 82 है, लार्जेस्ट क्या है? 86 है। तो 82 प्लस 86 करेंगे तो 168 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 168 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि आंसर में हमको तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का नंबर पूछा, सम पूछा था, ठीक है। तो वो हो गया उसका आंसर, उसको लिख लीजिएगा लोग। और बाकी ये तो हम तरीका ही बताए कि किस तरीके से नंबर क्या होते हैं उसको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का सम। तो देखिए बेसिक अप्रोच तो हमने आपको बता दिया था कि एक्स मान के ऐसे ऐसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जैसे कि इस वाले एथी से चलते हैं, मतलब जैसे कि एवरेज के वाले तरीका से चलते हैं। तो देखिएगा सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का सम 180 है, तो हम जानते हैं 5 ऐसे नंबर हैं इवन नंबर जिनका सम 180 है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो एवरेज नंबर आ जाता है वो कितना आ जाता है? 36 एवरेज नंबर आ जाता है। ये जो है एवरेज हो गया हमारा 36। अब आपको पता है 36 जो होता है मिडिल वाला होता है, यानी एवरेज जो होता है वो मिडिल वाला होता है, ठीक है। एवरेज जो होता है, हमने यहाँ पर बात किया, एवरेज जो है मिडिल वाला होता है, यानी कि 36 जो है वो मिडिल वाला है, और इसके बाद 2 नंबर होंगे और इसके बाद 2 नंबर होंगे, ठीक है। तो 36 मिडिल वाला है, तो इवन नंबर का बात कर रहा है, तो इसके पहले क्या होगा? 34 होगा, इससे 2 कम। उससे पहले क्या होगा? 32 होगा, उससे 2 कम। इसके बाद क्या होगा? 38 होगा, इससे 2 ज़्यादा। इसके बाद क्या होगा? 40 होगा, इससे 2 ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एवरेज के तरीके से निकाला
कि जैसे कि मान लीजिए 180 है, तो 5 ऐसे नंबर है जिनका सम 180 है, तो इसका एवरेज निकाले। तो पाँचों जो नंबर्स होंगे, एवरेज का मतलब यही हुआ कि जो पाँचों नंबर्स को हमने 36 36 36 एवरेज बांट दिया, ठीक है। लेकिन ये पाँचों, ये जो है ये मिडिल टर्म हो गया ना, तो ये मिडिल टर्म हमको पता है कि जो एवरेज आता है वो मिडिल टर्म का आता है, ठीक है। तो इसलिए मिडिल टर्म की मदद से हमने उसके पहले का 2 नंबर, उसके बाद का दो नंबर हमने पता कर लिया, क्योंकि हमको पता है कि इवन नंबर में जो होता है वो मतलब 2 का अंतर होता है। तो इस तरीके से हमने इसको भी पता कर लिया। समझ में आ रहा है? यही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। 180 का सम जो है 5 नंबर को जोड़े तो 180 आया, एवरेज निकाल लिए। और एवरेज हमको पता है मिडिल वाला होता है, 5 नंबर है ना, तो 5 नंबर है तो तीसरा वाला जो होगा वो इसका एवरेज होगा, मिडिल टर्म निकाले तो हमको तीसरा वाला नंबर पता चल गया। और हमको ये भी पता है कि इवन नंबर है, 2 का अंतर होता है, तो इससे पहले का 2 नंबर निकाल ही लेंगे। इसे माइनस करके 2, फिर माइनस करके 2, पहले वाला 2 नंबर आ गया, इसे प्लस करके 2, प्लस करके 2, बाद वाला 2 नंबर आ गया। ईजी तो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे कि हाँ, अब मान लीजिए कि एक्स वाला भी करके बना देते हैं ताकि ज़्यादा संतुष्टि लगे। तो मान लीजिए कोई बच्चा इस तरह से नहीं बनाना चाहता है, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं पहला जो इवन नंबर मानूंगा वो एक्स मानूंगा, ठीक है। कोई बच्चा होता है जो कि मतलब बोलता है कि सर हमको बेसिक अप्रोच से जाना है, ठीक है। तो बेसिक अप्रोच से जाना है, तो मान लीजिए वो बच्चा क्या करता है, पहले क्या करता है, वो एक्स मान लेता है। उसके बाद से अब उसको पता है कि इवन नंबर में 2 का अंतर है, तो उसको क्या करता है, x+2 दूसरा नंबर मान लेता है, तीसरा नंबर जो है x+4 मान लेता है, चौथा नंबर जो है x+6 मान लेता है, पांचवा नंबर जो है x+8 मान लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इन सभी नंबर्स को मान लेता है। और इन सभी नंबर्स को जब वो जोड़ता है तो वो 180 के बराबर आता है। जैसे कि x+ 5x आ गया ना, 1 2 3 4 5, तो 5x + 6 6 12 6 6 6 12 12 और 8 20, 2 4 6 6 12 8 20, ठीक है। तो 5x = 20, यानी इन सभी टर्म्स को जोड़ने के बाद हमको 5x = 20 ये क्वेश्चन में हमको बताया हुआ है। तो 5x का फॉर्मूला आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सॉरी, 5x का वैल्यू 180 आ गया, तो x का वैल्यू जो हो गया हमारा 32 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने x का वैल्यू 32 निकाल लिया। तो हमको पता है कि ये 32 जो है, जो पहला वाला इवन नंबर है, तो पहला वाला इवन नंबर जो है वो 32 है। दूसरा वाला इवन नंबर है 32 + 2 हो जाएगा। तीसरा वाला इवन नंबर जो है 32 + 4 हो जाएगा। चौथा वाला इवन नंबर 32 + 6 हो जाएगा। पांचवा वाला इवन नंबर 32 + 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। 38 हो गया और 40 हो गया, ठीक है। तो ये जो हैं वो और इवन नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 180 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 तरीके से क्वेश्चंस को बनाया, ठीक है। आई होप आप लोग को इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे, मतलब दोबारा आप वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये हुआ नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं आगे के कुछ और सारे क्वेश्चंस, मतलब और भी 2-4 कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि पिछला क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक चीज़ छोड़ दिया था कि उसमें दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। हमने तो जो इवन नंबर यानी कि 5 ऐसे इवन नंबर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर जिनका सम 180 है, तो उसको तो हमने निकाल लिया कि 32 34 36 38 40, ठीक है, पाँचों को निकाल लिया। लेकिन उस क्वेश्चन में सवाल ये था कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर कितना था, 32 था, और लार्जेस्ट नंबर कितना था, 40 था। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 32 + 42 32 × 40 = मान लीजिए कि 64 और 128 और 0 का 0, यानी कि 1280। तो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो 1280 होगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1280 होगा। बाय मिस्टेक हमने उसको छोड़ दिया था, अब हमको याद आया। तो ये चीज़ आप लोग उसका आंसर यही होगा, लिख लेंगे, क्योंकि हमने तो 32 से लेकर के 40 तक तो नंबर फाइंड कर ही लिया इवन नंबर, बट हमको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का प्रोडक्ट पूछा था, तो ये हो जाएगा 1280, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज 87, ठीक है।
यानी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव लगातार 3 ऐसे ऑड नंबर जिनका सम जो है वो 87 है। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमोंग देज नंबर, इन सभी नंबर में वो जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो क्या होगा। तो हमने आपको बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, 87 है, 3 ऐसे नंबर का सम जो है वो 87 है। तो आप क्या कर सकते हैं, 87 का एवरेज अगर आप लेंगे बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है, तो 29 जो होगा वो इसका एवरेज होगा। हमने आपको बताया था 29 जो है उसका एवरेज हो गया, यानी कि 29 जो है वो मिडिल वाला टर्म है। 29 जो है मिडिल वाला टर्म है, और इससे पहला वाला जो टर्म होगा वो 27 होगा, इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो 31 होगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो 31 होगा। तो यही हमने निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑड नंबर में भी 2-2 का डिफरेंस होता है, इवन नंबर में भी 2-2 का डिफरेंस होता है। तो हमने जब इसका एवरेज फाइंड किया, 3 ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जिनका सम जो 87 है, तो हमने इन 3 से डिवाइड करके तीनों का एवरेज ले लिया। तीनों का एवरेज हमको मिल गया 29। अब जो 3 नंबर का जब हम एवरेज निकालेंगे 29, तो ये जो 29 है ये मिडिल वाला टर्म है। ठीक है, कभी भी हम एवरेज निकालते हैं तो मिडिल वाला टर्म का आता है, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो 29 जो है वो मिडिल वाला टर्म है, तो इससे एक पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इससे एक बाद वाला टर्म 31 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये तीनों नंबर पता चल गया जिसका सम क्या है 87 है। अब पूछ रहे स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते थे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप x मान के बनाते हैं तो x उसके से प्लस x+2 ये ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर में भी 2-2 का डिफरेंस होता है ना सर, और x+4। ठीक है, और इन तीनों का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो 3x+6 अगर आप करते हैं तो 87 हो गया। ठीक है, और अगर इसका आप 3x का वैल्यू निकालेंगे तो 81 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप निकालने हैं तो x का वैल्यू जो होगा x = 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x = जब 27 आ गया तो x+2 = कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा। x+4 = कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये जो है 3 नंबर्स हो गए जिनका सम 87 है। तो यहाँ से भी तो हम यहाँ से भी इससे बना सकते हैं, इसका एवरेज लेकर बना सकते हैं, या फिर इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि यहाँ पर अब एक चीज़ हमको ये दिया है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 6, डिफरेंस 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 6 दिया हुआ है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 60, और उसके स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस दिया वो 60 दिया है। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो उनको क्यूब्स का सम जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमको तो वो नंबर नहीं पता है कि क्या हो सकता है वो नंबर। ठीक है, तो हमने माना उस नंबर को कि चलो एक को हम मान लेते हैं x होगा, दूसरा को हम मान लेते हैं y होगा। ठीक है, तो डिफरेंस ना दिया है, तो हमने एक को मान लिया x, दूसरे को मान लिया y, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि इन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 60 है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है x² - y² = 60 हो गया। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आ गया। देखिए इसको तो हम बनाएंगे ही, बेसिक अप्रोच से कैसे इसको आगे सॉल्व करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि आप यहाँ से ज़रा सोच सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अगर मतलब 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस 8 आएगा और उनका स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर मान लीजिए अगर आप सोच सकते हैं तो आप सोचेंगे कि अगर हम x के जगह पर मान लीजिए अगर हम x की जगह पर 8 रखते हैं। ठीक है, x की जगह पर हम 8 रखते हैं और y की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, x - y, यानी कि 8 - 2 = 6। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। तो यानी कि x = अगर 8 रखते हैं, y = अगर 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू 6 आ गया। अब इसका स्क्वायर का अगर डिफरेंस लेते हैं, मान लीजिए 8 का, मान लीजिए x² - y² = 8 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 64 - 4 = 60 मिल तो गया हमको ये नंबर। अगर मान लीजिए ऐसे देखिए जो शुरुआती बच्चे हैं, मतलब जो अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए कोई बात नहीं है, हम इस मेथड से चलेंगे और आगे समझाएंगे। लेकिन मान लीजिए जो इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं उनके दिमाग में तो ऐसा आ ही जाएगा कि अगर हम x = 8 रखते हैं, y = 2 रखते हैं, तो हमको ये वैल्यू मिल जा रहा है। यानी कि x = 2, x = 8, y = 2 रखते हैं तो हमको ये चीज़ मिल जाती है कि इसका डिफरेंस जो है वो 6 होगा, इसका स्क्वायर का डिफरेंस 60 होगा। ठीक है, अब इसका क्यूब का डिफरेंस
पूछ रहा है। तो अब पहले हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमको मिल ही गया, मतलब ऐसे भी देखिए छोटा छोटा नंबर है, अगर ऐसे भी आप सोचेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा नंबर है। फिर भी अगर आपको नहीं पता चला, 8 और 2 के बारे में नहीं पता चला, मतलब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप इस मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे बनाना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, अब हमको एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इंटू 6, एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू में 60, तो ये कट गया 10 बार में, तो हमको यहाँ पर आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि हमको यहाँ पर मिल गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमको तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 मिला था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिल गया। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से मतलब शॉर्टकट में कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो आप जैसे कि बच्चों की तरह जैसे हम निकालते हैं नॉर्मली, उस तरह से अगर हम निकालें तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हमको 6 दिया हुआ है और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमको 10 दिया हुआ है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया। ठीक है, अगर हम इस तरह से निकालें तो हमारा x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हम 8 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो y इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम 8 लिखते हैं तो ये y इधर जाएगा, 6 इधर आएगा, 8 में से 6 गया 2, तो y इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो इस फार्मूला से अगर हम चलें तो यहाँ पे हमको ये वैल्यू आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि आपको x प्लस वाई का वैल्यू अगर इतना नहीं करना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इतना नहीं करना है तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालने का हम आपको एक तरीका बताते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो जब आपको x का वैल्यू निकालना होगा तब क्या करेंगे, जब आपको x प्लस वाई निकालना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू a। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू b दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जब x का वैल्यू निकालना होगा तब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2 करेंगे। ठीक है, और जब आपको y का वैल्यू निकालना होगा तो a माइनस बी बाई 2 करेंगे। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो a के जगह पर 6 दिया हुआ है, b के जगह पर 10 दिया हुआ है, तो जब आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, 6 प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8। हमारा x का वैल्यू 8 आया था ना, देखे 8x का वैल्यू 8 आया था। और जब आपको y का वैल्यू निकालना हो, तो आप क्या करेंगे कि x माइनस वाई इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, x माइनस वाई नहीं, मतलब इन दोनों का बस डिफरेंस लेंगे बाई 2। यहाँ पे सम लिए बाई 2, यहाँ पे डिफरेंस लिए बाई 2। डिफरेंस कितना हो गया, और मान लीजिए कि 10 में से 6 गया, डिफरेंस जो हुआ वो 4 का हुआ, और बाई 2 तो 4 बाई 2 यानी कि 2। तो हमको y का वैल्यू भी हमको मिल गया 2। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता होगा, इसको इधर अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना कि कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि x और y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का 6 और 10 और 6 का डिफरेंस बाई 2, तो 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है गया वो 2 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे ये फार्मूला ये जरूर नोट कर दीजिएगा कि कैसे बनता है। ठीक है,
ये फार्मूला हमने आपको बताया, इसको आप नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए। जब भी हमको x प्लस वाई का वैल्यू दिया हो, x माइनस वाई का वैल्यू दिया हो, तो हमको अगर x का वैल्यू निकालना हो तो a प्लस बी यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है x प्लस वाई का, इन दोनों का सम करके बाई 2 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और x माइनस वाई x प्लस 2 का जो वैल्यू दिया है उसका डिफरेंस करके बाई 2 करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में? नहीं आता होगा समझ में? लगातार बोल दिए तो आपको सच में समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ठीक है। देखिए एक बार और इसको समझा देते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू हमको इतना दिया है, 6 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको 60 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 60। तो अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमको आपको याद आना चाहिए। तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 60। एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 6 से कटा है 60, 10 मरतब में चला गया तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमको 10 आ गया। अब हमको एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 10 हो गया। अब हम आपको बताया है कि जब ये दो दिया हो, एक्स माइनस वाई का वैल्यू एक्स प्लस वाई का वैल्यू जब आपको दिया हो तो कैसे आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों का जो वैल्यू दिया है उनको जोड़ करके बाई 2 करेंगे, और वाई का वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों को घटा करके बाई 2 करेंगे। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू दिया है, अगर वाई का वैल्यू निकालना है तो डिफरेंस लेकर के बाई 2, एक्स का वैल्यू निकालना है तो सम करके बाई 2। ठीक है, किसका सम करना है और किसका डिफरेंस करना है, जो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है उन दोनों का डिफरेंस और सम का बाई 2 करना है, तब जाकर के एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स। इनका सम ऑफ देयर क्यूब्स क्या होगा। ठीक है, ये तो हमने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालना सिखा दिया। अब इनका क्यूब का सम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए x का हमारे पास कितना आया 8 आया, y का कितना आया 2 आया, तो 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 का क्यूब 512 प्लस 2 का क्यूब 8 इजिकल टू 520 जो होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, 520 जो उसका इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था ना व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो क्यूब्स, और हाँ क्यूब्स याद रखिएगा आप लोग कम से कम 30 तक तो हमको याद है, 30 तक आपको भी याद होना चाहिए। ये यहाँ तक ये वैल्यू सारा आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन फिनिश, 4 क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, जल्दी नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर लेक्चर को माइंड करेंगे, बंद कर देंगे मतलब। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, द प्रोडक्ट इज 424, राइट। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, यानी कि जब नंबर जो है अब उसका डिजिट को अदली बदली कर देते हैं। ठीक है, उसका डिजिट का हम इंटरचेंज कर देते हैं बाय इंटरचेंज इट्स डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि उसका डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं और उस डिजिट को जोड़ करके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आता है 280 आता है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, अब वो जो डिजिट है यानी कि वो जो गिवन नंबर है उनका डिजिट का सम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ ये पूछ रहा है कि मान लीजिए व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। आप सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा कि बोल रहा है यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब हम अभी क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए आपको 2 डिजिट का नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता, सॉरी मान लीजिए 54 हो गया। ठीक है, तो अब ये बोल क्या रहा है कि जैसे वो बोल रहा है जैसे कि मान लीजिए ये 2 डिजिट का नंबर 54 दिया है, तो बोल रहा है कि 54 को मान लीजिए सपोज दैट, इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है बस वही समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 डिजिट नंबर 54 है, तो अब इन दोनों का डिजिट का क्या किया, सम कर दिया। ये 54 तो है ही 2 डिजिट नंबर, अभी इन डिजिट का सम कर दिया तो कितना आ गया 5 4 9, तो इस तरह से गुणा किया तो ऐसा कुछ x आया। ठीक वैसे ही बोल रहा है कि जब इस नंबर को इंटरचेंज कर दिए, जैसे कि 4 के जगह पर 5 कर दिए और 5 के जगह पर 4 कर दिए, 4 के जगह 5 कर दिए, और तब इन नंबर को इंटरचेंज कर दिए। अब इसके बाद इन दोनों नंबर का जो सम है इससे गुणा करते हैं तो कितना, मतलब जो नंबर आता है वो यही आता है। तो हमको तो नहीं पता है ये नंबर कौन सा है, बट हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जैसे 54 एक 2 डिजिट नंबर है,
तो उसको उसके डिजिट का जो सम है उससे इंटू कर रहा है। 54 का डिजिट क्या हो गया 5 हो गया, 10 डिजिट पे 4 हो गया, यूनिट डिजिट पे, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो सम है वो 9 आ गया, तो 54 को 9 से गुणा कर दिया है। अब उसका से डिजिट को इंटरचेंज करके फिर उसको 9 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह से इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। हालांकि ये जो है हम सवाल बना नहीं रहे थे, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, बस हम आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बोल रहा था कि डिजिट को मतलब जो 2 डिजिट नंबर है उसको इनटू उसका डिजिट का जो सम है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 424 आ जाएगा। फिर दूसरा में ये बोल रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसके बाद से जो उसका इंटरचेंज करके और उसका जो डिजिट का सम करते हैं वो कितना आ जाता है 280 आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आएगा। डिजिट को इंटरचेंज करके डिजिट के सम से इंटू करने के बाद 280 और उस नंबर को उस डिजिट के सम से गुणा करने पर 424 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला चीज़ आपको ये बताते हैं कि आप सभी को क्या पता है कि 10 डिजिट का नंबर लिखने का असली फॉर्म मतलब मेन फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए